हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी हम डील कर रहे हैं एनईपी 2020 के साथ। एनईपी का ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो को डिस्कस कर लिया है, मतलब इसको 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया। ये आपका लास्ट सेक्शन रहने वाला है, फोर्थ, ठीक है। जिसमें हम जो पहला हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे में स्कूल एजुकेशन एंड तीसरे में हायर एजुकेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। आज के सेशन में हम इसका पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपका एनईपी कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो एनईपी का डॉक्यूमेंट है उसके बाद जब लास्ट में आप जाओगे, आई थिंक बिल्कुल लास्ट में पेज में जाना, मैं यहाँ पे भी आप लोग को ये जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी ना, उसके साथ भी इसको दे दूंगी यहाँ पे पीडीएफ में भी, कि कई सारे बहुत सारे एब्रीविएशन दे रखे हुए हैं एनईपी के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो उसको एक एक बार देख जरूर लेना, ठीक है, वो एब्रीविएशन को तो आपको डॉक्यूमेंट में भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पीडीएफ के साथ भी अटैच कर दूंगी उसे, ठीक है। तो आज के सेशन में आ जाओ, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में कुछ बात भी करनी है कि आगे कैसे प्रिपरेशन करनी है हम लोगों को, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। पहले हम लोग ये अपना कवर कर ले, उसके बाद बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, डिसर्टेशन कैसे बनाना है। जब तक आपकी आंसर की नहीं आ रही तब तक हम लोग सीख लेंगे कि रिसर्च प्रपोजल एंड डिसर्टेशन कैसे बनाना है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पार्ट 3 में क्या आपको देखना है, प्रोफेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, और पार्ट 4 में आपकी फाइनेंसिंग और केप से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन के बारे में क्या बात की गई है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, उसका यूज एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। ये जो इमेज है यहाँ, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे 1-2 दिन पहले ही शेयर कर दिया था, तो उम्मीद करती हूँ सभी लोगों ने एक एक बार रीड जरूर करके रखा होगा इसे, ठीक है। ये सारा की पॉइंट नहीं है। अभी आ जाओ सबसे पहले प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें यहाँ पे तो इन्होंने कई सारी बातें कही हैं, जिसमें बोला स्टैंड अलोन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, लीगल यूनिवर्सिटीज हैं, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, और जितनी भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं इन अदर फील्ड, उनका एम क्या होना चाहिए, टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। इनका देखो एनईपी की जो 2020 की पॉलिसी है, उनका मेन एम यही था कि जितनी भी स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो कोई भी कोर्सेज को प्रोवाइड कर रही हो, ऑफर कर रही हो, उनको क्या बनाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कराना है, जिससे वो होलिस्टिक एजुकेशन को दे पाए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को इम्पार्ट कर पाए। ये इनका मेन फोकस था पूरे एनईपी के डॉक्यूमेंट में ही। ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग आइदर प्रोफेशनल और जनरल एजुकेशन, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स ऑफर करते हो या फिर जनरल एजुकेशन ऑफर करते हो, विल एम टू ऑर्गेनिकली इवॉल्व, ठीक है, ऑर्गेनिकली इवॉल्व होना है, ठीक है, इनटू द इंस्टीट्यूशंस या फिर क्लस्टर जो ऑफर करे सीमलेसली एंड इंटीग्रेटेड मैनर बाय 2030। मतलब इन्हें उनके साथ इवोल्व होना, चाहे वो जनरल एजुकेशन दे रहे हो चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हो, उन्हें क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। बोथ कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिसिप्लिन्स मस्ट बी इम्प्रूव इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर। मतलब हमें क्या करना है, जो एग्रीकल्चर की कैपेसिटी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव कराना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेटर स्किल्स के ग्रेजुएट चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, इनोवेटिव रिसर्च चाहिए, है ना, मार्केट बेस्ड एक्सटेंशन लिंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। ये सारी चीजें किसके बारे में बोलेगी, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर को की इंप्रूवमेंट कराने के लिए, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए। इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मस्ट बेनिफिट, जो भी इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं वो सोसाइटी को, कम्युनिटी को, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट कर पाए, जो भी कम्युनिटी है लोकल उसको डायरेक्टली बेनिफिट कर पाए, है ना। लीगल एजुकेशन नीड टू बी कॉम्पिटेटिव ग्लोबली, जो भी लीगल एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करें, ठीक है। फिर आता है ये एडल्ट लर्निंग, ये पूरा की पॉइंट में है एडल्ट लर्निंग में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये मैंने इमेज निकाला हुआ है, जिसमें एडल्ट लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात की गई, जिसमें बोला गया जो करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा एडल्ट एजुकेशन का, वो कितना रहेगा, एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। अब ये 5 टाइप्स के प्रोग्राम आपको याद रखने हैं, इसीलिए मैंने इमेज डाल दिया, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट में देखोगे एडल्ट एजुकेशन में तो बहुत सारी बातें दे रखी हुई हैं, लेकिन हमारे लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 पॉइंट हमारे दिमाग में होने चाहिए एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। जिसमें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बात की गई, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, वोकेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट करना, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। क्या
फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये बात हुई थी एडल्ट, मतलब ये 5 चीजें होनी चाहिए एडल्ट एजुकेशन में, ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, एडल्ट की जो एजुकेशन है उसके लिए जो करिकुलम का फ्रेमवर्क है उसमें ये 5 टाइप के एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ ये प्रोग्राम इंक्लूड होने चाहिए, जिसमें फाउंडेशन हो, लिटरेसी हो, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हो, वोकेशनल स्किल्स हो, बेसिक एजुकेशन हो और कंटिन्यूइंग एजुकेशन हो। ठीक है, और भी इसमें कई सारी बातें की गई थी जिसमें प्रोफेशनल, एक मिनट, हाँ ठीक है इधर है। ठीक है, ये प्रोफेशनल एजुकेशन में ही है। हेल्थ केयर एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बात बोला था, उसको भी हमें क्या करना है, री इन्वेसाइज करना है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके डिजाइन को, उसके एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, उसको भी हमें यहाँ पे री इन्वेसाइज करना है। गिवन दैट पीपल एक्सरसाइज प्लूरलिस्टिक चॉइसेस इन हेल्थ केयर और हेल्थ केयर एजुकेशन system must be integrative, meaning thereby that all student of allopathic medical education, अब ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट है एलोपैथिक मेडिकल एजुकेशन के मस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे इस पॉइंट में ये बोली जा रही है कि देखो जब हम हेल्थ केयर में बात करते हैं तो आप प्लूरिस्टिक चॉइसेस होती है, आप यूनानी पढ़ो, सिद्धा पढ़ो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, डिफरेंट डिफरेंट चीज है। तो यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि ये इंटीग्रेटिव मीनिंग, मतलब इंटीग्रेटिव होना चाहिए। जो भी एलोपैथिक की मेडिकल एजुकेशन है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं एलोपैथिक मेडिकल एजुकेशन के, उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आयुर्वेदा के बारे में, योगा के बारे में, नेचुरोपैथी कैसे देनी, यूनानी, सिद्धा, है ना, वाइस वर्सा। और इन लोगों को भी एलोपैथिक के बारे में होना चाहिए, वाइस वर्सा का कहने का मतलब ये है। ठीक है, देयर शैल आल्सो बी मच ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड community medicine in all forms of healthcare education. Technical educations will aim to be offered within a multidisciplinary education institution program that have a renewed focus. इसमें टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात की गई, जिसमें यहाँ पे बोला गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, 3D मशीन्स के बारे में, ठीक है, और मशीन जो लर्निंग है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो प्रोफेशनल एजुकेशन में देखो बात किसकी किसकी गई है, सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई। ठीक है, एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में बात की गई, लीगल एजुकेशन के बारे में बात की गई, एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात की गई, और हेल्थ केयर के बारे में बात की गई, हेल्थ एजुकेशन, और आपका टेक्निकल एजुकेशन, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। मैंने मोटा मोटा ऊपर से बताया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर। ये भी एक पॉइंट है आपके में, जिसमें इंडियन जो लैंग्वेज है, आर्ट्स है, जो उसका कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको प्रमोट करने के लिए बोला गया, जिसमें कुछ इसके फीचर्स थे। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे इसके इमेज में लगाया। ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें थी, लेकिन कुछ जो पॉइंट थे जिसमें हमें सिंपली यहाँ पे ये बोला जा रहा है हमें क्या करना है, जो ट्रेडिशनल आर्ट है हमारी, जो हमारा कल्चर है, उसको हमें प्रमोट करना है, फोकस करना है लिटरेचर पे। साइंटिफिक जो वोकैबुलरी है इंडियन लैंग्वेज की, उसको फोकस करना है, स्ट्रेंथन करना है क्लासिकल लैंग्वेज को, लिटरेचर को। ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई थी, आपके डॉक्यूमेंट में यही सब चीजें लिखी भी हुई है। ठीक है, फिर इनके जो कुछ फीचर्स है, इसमें क्या क्या बोला गया, टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, बिलोंगिंग एज वेल एज एप्रिसिएशन ऑफ अदर कल्चर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की यहाँ पे बात की गई। इंडियन आर्ट ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, स्टार्टिंग विद अर्ली, मतलब जो भी आर्ट की एजुकेशन है वो सभी चाइल्डहुड से लेकर के हायर एजुकेशन तक देनी चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज नीड टू बी इंटीग्रेटेड, जो भी टीचिंग और लर्निंग है इंडियन लैंग्वेज का, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, पहले से इंटीग्रेट होना चाहिए स्कूल और हायर एजुकेशन में, हर लेवल पे। फॉर लैंग्वेज टू रिमेन रेलिवेंट एंड वाइब्रेंट, देयर मस्ट बी अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ हाई क्वालिटी लर्निंग एंड प्रिंट मटेरियल्स का यूज करना। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, वीडियो प्लेस, पोयम, नॉवेल्स, इन सब का यूज हो। ठीक है, लैंग्वेज मस्ट ऑल्सो हैव अ कंसिस्टेंट ऑफिशियल अपडेट टू देयर vocabularies and dictionaries widely disseminated so that the most current issues and concept can be effectively discussed in these language। सिंपल सी यहाँ पे जो बातें यहाँ पे बोली गई हैं, सिर्फ ये बोली गई है हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, मतलब दूसरे को कल्चर, जो दूसरे अदर कल्चर्स हैं उनको भी हमें अप्रिशिएट करना आना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो आर्ट है, देखो पिक्चर से ही पता चल रहा है, इंडियन जो आर्ट है उसको प्रमोट करने के बारे में यहाँ पे बोला गया है, हर लेवल पे, चाइल्डहुड से
आपके हायर एजुकेशन तक, ठीक। फिर उसके बाद बोला गया जो भी टीचिंग हो, लर्निंग हो, वो कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए, हमारा आर्ट और कल्चर वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट बुक मतलब जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वर्क बुक हैं, है ना, वीडियोस हैं, वहाँ पे उनकी जो प्रिंटेड मटेरियल्स हैं उसमें लैंग्वेज को हमें क्या करना है, वाइब्रेंट बनाना, रेलेवेंट बनाना है। फिर आया लैंग्वेज को मस्ट ऑल्सो हैव कंसिस्टेंट ऑफिशियली अपडेट टू, मतलब जो भी वोकेबुलरीज हैं, डिक्शनरीज हैं, जो ऑफिशियली अपडेट्स हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे करेंगे, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में करेंगे, एजुकेशन की प्लानिंग करने में करेंगे, डिजिटल इंडिया जो कैंपेन होते हैं वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज होता है, रेगुलेशन थ्रू पब्लिक जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, टेक्नोलॉजी का यूज इनकी मतलब कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, रेगुलेशन थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर्स एंड डिजिटल कैंपेन जो भी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले बात की गई नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात की गई, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF। NETF क्या है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये कैसी बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जिसको प्रोवाइड किया गया है। अब ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं शायद इसका डिटेल, लेकिन ध्यान रखना NETF का मतलब क्या है, मतलब इसका काम क्या है। ये एक, पहली बात ये क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। किसके थ्रू होता है, किस मीडियम के थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। मतलब यहाँ पे ये एक ऐसा फोरम, ये मतलब फोरम है जो एक, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजीज। मतलब हम टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब क्या हो, इनहेंस करे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म का, इस फोरम का यूज कर सकते हैं आइडियाज को शेयर करने के लिए, ठीक है, अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इनहेंस करने के लिए, टीचिंग को, असेसमेंट को, इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। फिर आता है MOOCs, मुझे नहीं लगता MOOCs को बताने की जरूरत है। फिर दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ये आता है। फिर आता है आपका ई कंटेंट, ठीक है, जो वेरियस लैंग्वेज में होगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज करना है जिससे हम मीट कर पाए 21st सेंचुरी के जो भी चैलेंजेस हैं। वर्चुअल लैब हो गई, ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन हो गए, ठीक है। अब ये सब कुछ कुछ मैंने की पॉइंट में डाला है कि जो थ्रस्ट है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का वो क्या क्या है, ठीक है। इनहेंस करना है एजुकेशनल एक्सेस को, सपोर्ट करना है टीचर्स की प्रिपरेशन के लिए, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, इसलिए जरूरत है, ठीक है। टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए स्ट्रीमलाइन करना है एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को, रिमूव करना है जो भी लैंग्वेज बैरियर आ रहे हैं। जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो जो भी लैंग्वेज बैरियर है उसको हम दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक्सेस करना है दिव्यांग स्टूडेंट्स को, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना है जिससे हम एक्सेस कर पाए जो भी दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे, इधर होगा, यही है थ्रेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसमें अब देखो ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, डिस्ट्रप्टिव जो डिवाइसेस होते हैं जिसमें आपका AI आता है, 3D, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब, ये सब आती है, तो इसका यूज करना, ठीक है। फिर एक्सटेंसिव जो रिसर्च है इज नीडेड इन न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब ये जो नेम लिखे ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सटेंसिव रिसर्च इज नीडेड इन न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या हो गया, कई सारे फोरम्स हैं, अडेप्टिव डिवाइसेस हैं, है ना। फिर before scaling up intervention, the use and integration of technology to improve the multiple aspect of education should be rigorously and transparently evaluated in relevant, ठीक है। तो ये सारे कुछ थ्रस्ट हैं आपके टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के, ठीक है। देन आ जाओ adoption of emerging
टेक्नोलॉजी अब कैसे कैसे अडॉप्शन हुआ है। इमर्जिंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं आपकी, एआई है, रोबोटिक है, 3D है ना, सैमुलेशन है, और जो भी अपकमिंग आने वाली हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, देखो ये क्या है, अडॉप्ट कैसे, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसका अडॉप्शन कैसे हुआ है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम, ये अभी देखा ना आप लोगों ने, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम है। ये क्या करता है, टू कैटेगराइज इमर्जेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल, ये कैटेगराइज करता है जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसको क्या करता है, कैटेगराइज करता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रिकमेंड करता है एनआरएफ को टू टेक अप फर्दर रिसर्च ऑन द आइडेंटिफाइड एरियाज, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसने जो NETF था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी आइडियाज एक्सचेंज हो रहा है, ये एक फोरम है जहाँ पे जो भी आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसको ये कैटेगराइज करता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिकमेंड करता है NRF को कि फर्दर जो भी रिसर्चेस हो सकती हैं इस आइडेंटिफाइड एरियाज में, ठीक है, वो करने के लिए उसको सजेस्ट करता है। फिर आता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, फिर आता है आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्लियर है बात। NETF का यहाँ पे ये रहा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, इसका काम क्या है, एडवाइस करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एजुकेशन में, बिल्ड करता है इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज जो भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की है, आर्टिकुलेट करता है नई डायरेक्शन को फॉर रिसर्च एंड इनोवेशंस, ठीक है। क्लियर है बातें। और भी चीजें हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैंने कई सारी चीजें इसमें डाल दी हैं। क्या क्या रोल होता है हायर एजुकेशन में, ठीक है, टेक्नोलॉजीज का, जिसमें प्ले एन एक्टिव रोल इन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन डिसरूशियल वर्जन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कोर्सेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड असेसिंग देयर, मतलब एक तरीके से ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन में देखा जाए जो भी रिसर्चेस होती हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं उसको ऑनलाइन कोर्सेज को कैसे प्रोवाइड कराना है, एक एड की तरह काम करती हैं। हायर एजुकेशन विल कंडक्ट टारगेटेड ट्रेनिंग फॉर जॉब्स रेडनेस एंड एड्रेस स्किलिंग and scaling keeping in view the disruptive technologies, इनका ध्यान रखें, ठीक है। Universities will aim to offer PhD and master program in core areas such as machine learning as well as multidisciplinary field, ठीक है, AI हो गया, X and professional areas हो गए, इन सब में भी PhD के कोर्सेज को ऑफर करते हैं ये लोग, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक पॉइंट और है यहाँ पे, ये रहा ऑनलाइन एंड, जब ऑनलाइन और डिजिटल की बात करते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन के चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है। डिजिटल डिवाइड होता क्या है, डिजिटल डिवाइड वो होता है, एक वो लोग होते हैं जिनके पास डिजिटल चीजों का एक्सेस होता है, और एक वो लोग होते हैं जिनके पास वो चीजें नहीं होती। तो ये जो डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, ये जो डिजिटल डिवाइस है, एक के पास एक्सेस है, मतलब एक को सारी चीजें हैं डिजिटली, वो बिल्कुल इक्विप्ड है, स्किल्ड है, और एक के पास नहीं है, तो ये डिजिटल जो डिवाइस है उसको ये ब्रिज करता है, ठीक है। बिकमिंग स्क्रीन बेस्ड एजुकेशन, ऑनलाइन असेसमेंट ऑन स्केल्स, लिमिटेशन इन डिलीवरी, जो सर्टेन कोर्सेज में हो रही है उसको सही करना, उसकी लिमिट को इम्प्रूव कराना, अनअवेलेबिलिटी जो है ओपन एंड पब्लिक डिजिटल रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, डिजिटल जो कॉम्पिटेंसीज है टीचर्स की टू मीट द फर्दर नीड, ये सारी चीजें, ठीक है, ये क्या किसमें आती है, आपके चैलेंजेस में आती हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ये इमेजेस थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं इसलिए मुझे ऐसे बताना पड़ रहा है। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन के एजुकेशन वे फॉरवर्ड, इसमें कई सारे, देखो मैंने कई सारे इसमें की पॉइंट डाल दिए हुए हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू एलिमिनेट डिजिटल डिवाइड, मतलब हम क्या करें, डिजिटल डिवाइड को क्या करना है, एलिमिनेट कराना है, तो टेक्नोलॉजीज का यूज करना, ऑप्टिमाइज करना है, एक्सपेंड एग्जिस्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ICT जो बेस्ड इनिशिएटिव है उसको ऑप्टिमाइज करना है, प्रोवाइड करना है असिस्टिव टूल्स फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ जो डाइवर्स, मतलब असिस्टिव टूल्स का यूज करके हम मॉनिटर करेंगे जो भी डाइवर्स ग्रुप के जो लर्नर्स हैं। इन्वेस्ट करना है क्रिएशन ऑफ ओपन इंटरप्टेबल इवॉल्वेबल
पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना है, 2 वे ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस जो क्लासेस होती हैं, सुटेबल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने हैं जिससे टीचर्स को प्रिपेयर किया जाए इफेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए या बच्चों को कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। चेंज करना है पेडागोजी जो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन में है, ऑनलाइन असेसमेंट जो होना चाहिए उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस, ब्लेंडेड अप्रोच, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, एक ब्लेंडेड अप्रोच होता है, ठीक है, या फिर लर्निंग बोलो, वहां पे क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल क्लास है, ठीक है, प्लस आपकी ऑनलाइन क्लास, दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर लेवरेज करना है एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल लैब एजुकेशनल जो भी प्रोग्राम्स ये मूक स्वयं ऑफर करता है, सॉरी 24/7 इन डिफरेंट लैंग्वेज पे, ठीक है। फिर है इन रिस्पॉन्स टू MHRD फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ न्यू डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल इनिशिएट और एक्सपेंड, मतलब यहाँ पे ये एक्सपेंड करेगा रिसर्च के एफर्ट्स को, किसमें एडवांस करना है, कोर जो AI रिसर्चर्स हैं, ठीक है, एडवांस करना है इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स को टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्चर्स को, ठीक है, जिसमें ध्यान किसमें रखना है, एग्रीकल्चर का ध्यान रखना है, क्लाइमेट चेंज का और हेल्थ केयर का, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बोला जा रहा है एडवांस करना है जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जिससे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसको हम लोग फेस कर पाए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, इन तीनों चीजों के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन के की इनिशिएटिव क्या है, पायलट स्टडी, ठीक है, पायलट स्टडी का बहुत बार नाम सुनते होंगे, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स हो गए, कंटेंट क्रिएशन डिजिटल रिपोजिटरी जो टूल्स हैं, ठीक है, एड्रेस करना है डिजिटल डिवाइस को, ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, वर्चुअल लैब्स को डेवलप करना है, ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स देने हैं टीचर्स को, ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग का यूज करना, ध्यान देना ट्रेडिशनल प्लस ऑनलाइन लर्निंग, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इधर आ जो पीछे कोई इमेज छूट तो नहीं गई है, ये रही डेवलपमेंट, अच्छा हाँ ये मैंने अलग से डाल दिया था, इसमें नहीं था, चलो ठीक है तो देख लो। टीचर्स का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है दीक्षा प्लेटफॉर्म, ठीक है, दीक्षा स्वयं विल बी बेटर इंटीग्रेटेड, ये मैंने अलग से डाल दिया है क्या कुछ, ये इसका नहीं है, मतलब ये टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये कहने का मतलब है तो NEP का ही है। देन आ जाओ लास्ट में आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान होता है ये भी, एक मिनट को क्योंकि मैंने कई सारे इमेजेस अलग से भी इसमें डाले हैं, हाँ, कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जिसमें आता है कंडक्ट करना है रिसर्चेस को डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, अभी यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज देखी थी ना, इधर आ जाओ, ये कैसे अडॉप्शन करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को, ठीक है, ये चीज है। फिर यहाँ पे ये आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसमें कंडक्ट करना है रिसर्च ऑन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज एंड करंट जो स्टेटस है ICT इम्प्लीमेंटेशन का इन स्कूल एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, इन सब पे हमें क्या करना है, रिसर्च को कंडक्ट कराना है, कंटिन्यूअस कस्टमाइजेशन करना है आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म एट नेशनल लेवल्स, ठीक है, डिजाइन करना है, डेवलपमेंट एंड रोल आउट करना है मूक्स को फॉर स्टूडेंट टीचर्स की अप्रोप्रिएट पॉलिसीज के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, सर्टिफिकेशन क्रेडिट ट्रांसफर के लिए, डिसेमिनेट करना है डिजिटल कंटेंट्स को थ्रू मल्टीपल मोड्स, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखो एक एक पॉइंट में मैं इसको बताऊं, यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडक्ट कराना है रिसर्च को, ठीक है, जो भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी नेशनल मतलब जो भी पोर्टल्स हैं, जो भी ऐप है नेशनल लेवल्स के, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है, ठीक है, क्या कराना है, कस्टमाइजेशन कराना है, ठीक। फिर यहाँ पे आ रहा है हमें डिजाइन करना है, डेवलप करना है और रोल आउट करना है मूक्स को, क्या करना है, यहाँ पे हमें डिजाइन करना है, डेवलप करना है और रोल आउट करना है मूक्स को, किसके लिए, स्टूडेंट एंड टीचर्स के लिए, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर के लिए विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी। उसके अलावा जो डिजिटल कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो भी डिजिटल कंटेंट है उसको हमें क्या करना है, मल्टीपल मोड में डिसमिनेट करना है, देना है, ठीक है, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन करना है नेशनल और स्टेट जो लेवल के इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन पूरा प्लान है इनका, ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे आपका NEP पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे सारी जो NEP की चीजें थी वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो आज ये NEP आपका 2020 कंप्लीट हो गया है, ठीक, इसका PDF मैं शाम तक आप लोगों को सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
इसका जो पूरा पीडीएफ है NEP 2020 का, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखा है, की पॉइंट नहीं मतलब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, सिर्फ मैंने उसको ही डाला है। आपको क्या करना है, आपके एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम हो, टीचिंग हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, आपको सिर्फ रीड करना है, कॉपी में लिखना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना है इसको, ठीक है। तो ये मैं आपको शाम तक शेयर कर दूंगी, ठीक। उसके अलावा अब आगे के लिए, जैसे मैंने PYQ बोला हुआ है, तो PYQ मैं एक आध दिन में अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। मैं अभी से बता दे रही हूँ, मैं इस कंटेंट पे अभी काम कर रही हूँ थोड़ा सा आप लोग का, इसलिए मैं वीडियोस को डाल भी नहीं पा रही थी। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सभी लोग एमएड करके आए हो, मतलब PG वगैरह में सिनॉप्सिस वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है, आगे PhD में भी सिनॉप्सिस बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो रिसर्च प्रपोजल को कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये पूरा मैं आप लोग को बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। एक आध दिन में थोड़ा सा कंटेंट अभी कुछ है, थोड़ा सा हो जाए वो, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 दिन में हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाना सीखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे डिजाइन करना है। बेसिकली मेरा फोकस किस पे रहेगा, एजुकेशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे हमको पूरा रिसर्च प्रपोजल को डिजाइन करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम लोग बनाना सीखेंगे क्या, डिजर्टेशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डिजर्टेशन बनाने में दिक्कत होती है ना। तो डिजर्टेशन कैसे बनाना है, ये भी चीज हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे, ठीक है। पहले रिसर्च प्रपोजल सीख लेंगे, एक बार अगर वो सीख जाओगे रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, ठीक है, उसके बाद फिर डिजर्टेशन बनाएंगे। एक बार रिसर्च प्रपोजल बनाना आ जाएगा ना, तो डिजर्टेशन बनाने में दिक्कत नहीं होगी, डिजर्टेशन बहुत आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाना होता है, कौन कौन सी हेडिंग्स होती है, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो 1 से 2 दिन में थोड़ा सा काम मेरा और उस पर रह गया है, 1 से 2 दिन में हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डिजर्टेशन बनाएंगे, ठीक। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे, और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शाम तक शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आगे दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।